सर्वेभ्यो नमो नमः। आज प्रत्यय टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। ये प्रत्यय टॉपिक कक्षा 8 के छात्रों के लिए विशेष उपयोगी होगा, क्योंकि कक्षा 8 की रुचिरा की पुस्तक में प्रत्यय टॉपिक दिया गया है और उनके लिए बिल्कुल नया भी है ना। लेकिन किसी किसी अगर पुस्तक में सप्तमी में भी दिया गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, प्राइवेट पब्लिकेशंस में दिया भी जाता है तो उनके लिए भी ये सहयोगी होगा। वैसे तो ये कक्षा 8 की रुचिरा पुस्तक में टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रत्यय। हमारे संस्कृत में वैसे तो कई प्रकार के प्रत्यय पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें केवल 3 प्रत्ययों की चर्चा करनी है, क्योंकि कक्षा 8 में जो पुस्तक रुचिरा है उसमें केवल 3 टॉपिक ही, 3 प्रत्यय के नाम ही दिए गए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले त्वा प्रत्यय, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, त्वा प्रत्यय इसका मतलब होता है कर या करके। ठीक है, किसी जब कर्ता कर्ता जब एक हो और 2 क्रियाएं हो रही हो, किसी एक कर्ता के द्वारा 2 क्रियाएं हो रही हो, तो पहली वाली क्रिया को संपन्न किया जाता है ना, तो उसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और उसी में ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है। करके मतलब जैसे कि ये बोला कि वह विद्यालय जाता है ना, और वह खाना खाता है। तो अब इसमें क्या आएगा, विद्यालय जाता पहली क्रिया है, खाना खा जाता दूसरी क्रिया है, लेकिन कर्ता एक ही है वह, है ना, या राम या कोई भी हो सकता है। तो वहां पर वो सेंटेंस कैसे बनेगा, दोनों को कंबाइन करना है तो कैसे बनेगा, सह विद्यालयम गत्वा, ठीक है, वह सह विद्यालयम गत्वा भोजनम खादति, ऐसे करके वाक्य बनेगा। तो पहले वाला जो क्रिया है उसमें हमने त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसके नियम देख लेते हैं। क्या है प्रत्यय, बाद में लगता है, ये तो पता है, हिंदी में हमने इतना तो पढ़ा ही हुआ है कि प्रत्यय बाद में लगाए जाते हैं, उपसर्ग पहले लगाए जाते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद में जुड़कर विशेषता प्रदान करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, वे शब्दांश जो किसी धातु के बाद में जुड़ करके विशेषता प्रदान कर देते हैं तो उसे प्रत्यय कहा जाता है। इसका सबसे पहला नियम क्या है कि त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय त्वा शेष रहता है। अब यहाँ पे क जो है ना, ये साइलेंट रहता है। क्यों? क्योंकि क, आधे का उच्चारण आप करके देखेंगे तो होगा नहीं, हमेशा पूरा का ही निकलेगा मुंह से। त्वा 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 नहीं निकल रहा, ऐसे करके बोल रहे तो नहीं निकलता, त्वा त्वा ही निकलता, आधा का तो निकलता ही नहीं है। इसीलिए इसको बोलने में लोग अशुद्धि कर देते हैं और कत्वा बोल देते हैं, है ना। तो कत्वा तो कोई प्रत्यय होता ही नहीं है, लेकिन हम अगर त्वा बोले तो हमें ध्यान नहीं रहता, है ना। कई बच्चों को क्या है, तो आप बोला तो ध्यान नहीं रहता कि उसमें कौन सा प्रत्यय का नाम है। तो सबसे पहले तो हम प्रत्ययों के नाम याद कर लें, तो आ प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय। क्योंकि हमें जो करने के लिए दिया जाएगा वो धातु को अलग करने के लिए दिया जाएगा और प्रत्यय को अलग करने के लिए दिया जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, जब हमें प्रत्यय का नाम पता होगा तभी तो हम लिख पाएंगे ना। क्योंकि शब्द में अगर त्वा दिया है, पठित्वा, खादित्वा, लिखित्वा, है ना, या फिर मधासित्वा, या अन्य कोई शब्द धावित्वा, कुछ भी शब्द दिया तो उसमें आपने ये देखा कि अंत में त्वा है, तो इसमें त्वा प्रत्यय लगेगा, आधा क आधा त और वह पे आ की मात्रा, इसका प्रयोग करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रत्ययों के नाम कंठस्थ कर ले, तीनों प्रत्ययों के, तो बहुत आसानी हो जाएगी चीजों को लिखने के लिए, विच्छेद करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, त्वा अगर किसी शब्द में मिल रहा है देखने में तो वहां पर त्वा प्रत्यय है, कौन सा, ये वाला त्वा, आधा क आधा त वा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें इसकी पहचान हो गई। इसके बाद प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में, धातु का अंतिम वर्ण क्या हुआ, जैसे पठ, तो ठ अंतिम वर्ण है। ठीक है, तो इसमें ई का प्रयोग होगा। अब एक बात और कह रहे हैं यहाँ पर, यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा न हो तो, यानी अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा नहीं होगी तभी हम ई का प्रयोग करेंगे, है ना। यदि उसमें कोई मात्रा हो गई, जैसे ई की मात्रा, आ की मात्रा, है ना, री की मात्रा, कोई सी भी मात्रा हो गई, जैसे क्री में री की मात्रा हो गई। ठीक है, और अगर हम कहें ची धातु, जिसका मतलब होता है चुनना, चित्वा बोलते हो ना, तो वहां पर ची धातु हो गई, उसमें ई की मात्रा हो गई। और अगर स्था धातु कहें तो आ की मात्रा हो गई, पा धातु कहें तो वहां पर आ की मात्रा हो गई, है ना। तब वहां पर हमें ई का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, केवल हमें कहाँ करना है,
जहां पर अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा नहीं हो, तभी हमें ई का प्रयोग करना होता है। ठीक है, पठ में कोई स्वर नहीं है, ठ पे हलंत आता है। लिख में ख पे हलंत आता है? अंतिम वर्ण क्या है? ख। हस धातु में स पे हलंत आता है। धाव धातु वा पे हलंत आता है, यानी उसमें कोई मात्रा नहीं है, इसीलिए तो हलंत आ रहा है ना। मात्रा अगर होती वहां पर तो वो शब्द में मात्रा लगाई जाती है ना, तो इसलिए वहां पर हलंत लगाया जाता है, यही कारण है। ठीक है, तो इसीलिए इन धातुओं में जहां पर अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा ना हो तो हमें ई का प्रयोग करना होगा। पठित्वा, लिखित्वा, खादित्वा, हसित्वा, धावित्वा, एल, इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसमें तीसरा नियम देखिए, यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न हो, यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न हो तो इसका लोप हो जाता है। जैसे गम धातु में म और न आ रहा है, म आ रहा है, ठीक है, गम है। ऐसे ही ना धातु का कोई उदाहरण होगा तो वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो गम धातु में म है, यदि किसी धातु में न भी आता हो तो भी वहां पर दोनों का लोप हो जाएगा, वहां वो अक्षर दिखाई ही नहीं देंगे। ठीक है, जैसे गत्वा, ठीक है, गत्वा, तो त्वा तो क्यों लगा है? क्योंकि त्वा प्रत्यय है, इसीलिए त्वा शेष है इसमें, और म और ना का लोप हो गया तो ग बचा, तो गत्वा बन गया। ठीक है, इसीलिए आगे और क्या लिखा? शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है, ये लिखा हुआ है। यदि किसी धातु के अंतिम वर्ण में म और ना होगा तो उसका लोप हो जाएगा और ई का प्रयोग भी नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ नियम आता है आपका, चतुर्थ नियम, यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न समान वर्ग के हों तब क्या होगा? देखो जरा, यदि धातु का अंतिम वर्ण माना है लेकिन समान वर्ग से हो, है ना, तो म और न का लोप नहीं होता है। समान वर्ग कहें तो जैसे भ्रम धातु ले लो, भ्रम में प फ ब भ म, है ना, तो वहां पर भ और म दोनों एक ही वर्ण के एक ही वर्ग के आ रहे हैं, है ना। प वर्ग में ही तो आता है, प फ ब भ आ रहा है और म भी आ रहा है, तो यानी एक ही वर्ग के हैं, समान वर्ग के हैं दोनों अक्षर, इसीलिए म और न का लोप नहीं होता है और प्रत्यय का प्रयोग करते समय ई का प्रयोग भी होता है। ठीक है, ये वाली हमारे नियम हो गए। इसके बाद हम आपको इनके एग्जाम्पल्स उदाहरण दिखा देते हैं। तो देखिए, धातु और प्रत्यय और शब्द और उसका अर्थ। ठीक है, धाव धातु, धाव में हलंत लगाया है, चल में भी हलंत लगाया है, हस में भी हलंत लगाया है, खाद में भी, नम में भी, गम में, सब में हलंत लगा हुआ, लेकिन ची में हलंत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर ई की मात्रा है, तो ये एक वन वर्ड धातुएं होती हैं, उसमें कोई ना कोई मात्रा का प्रयोग किया जाता है। केवल एक अक्षर आधा नहीं लिखा जा सकता ना धातु के नाम में, इसीलिए। ठीक है, तो उसमें कोई ना कोई मात्रा हो, जैसे क्री, क्री भी क्या है? एक अक्षर है क और उसमें रिकार लगा दिया, है ना, री का स्वर लगा दिया। और ऐसे ही ची, तो ची में यहाँ पर ये हो गया ह्री, ऐसे कई शब्द होते हैं। अब लेकिन देखिए, धावित्वा शब्द है, धावित्वा, धाव प्लस अलग अलग किया तो धाव हलंत हो गया, धातु का नाम एग्जिट जैसा होता है वैसा आ गया, और कत्वा प्रत्यय का नाम है तो प्रत्यय लग गया। अंतिम में त्वा आया था, इसी कारण से इसमें कत्वा प्रत्यय आया। ठीक है, चलित्वा में अंतिम में त्वा है तो इसमें भी त्वा प्रत्यय है। धातु का नाम हमें पता होना चाहिए चल, लेकिन काफी सारे छात्र क्या गलती करते हैं, धावी प्रत्यय, धावी धातु बोल देते हैं, चली धातु बता देते हैं, हंसी धातु बता देते हैं, जबकि इस तरीके की कोई धातुएं नहीं होती हैं। ठीक है, धातु का नाम हमको पता होगा, प्रत्यय का नाम पता होगा, तो हम बिल्कुल आराम से उसे हम अलग कर सकते हैं, कभी कोई गलती इसमें होगी ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, दौड़कर, चलकर, हंसकर क्यों लिखा है? क्योंकि इसका मीनिंग ही होता है किसी काम को करके या कर कर, है ना। तो यहाँ पे करके, दौड़ के, चल के, दोनों बात हो सकती है, दौड़ कर भी आ सकता है, भाव के अनुसार वहां कैसे यूज करना है वो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब इसके बाद हस तक तो सेम वही, हसित्वा, खादित्वा, खाद तक भी आ रहा है, लेकिन नम धातु में परिवर्तन किया गया है। तो नम में क्यों परिवर्तन किया? जैसे कि अभी मैं नियम बताते समय मैंने बताया था, नम में यहाँ पे क्या आया? म आ रहा है ना। म और ना जिस किसी धातु में होगा तो वहां पे उसका लोप हो जाएगा, और लोप हो जाएगा और ई की मात्रा भी नहीं लगेगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, त्वा लगा हुआ अंत में और केवल म और म हटा दिया और न लिख दिया। ऐसे ही गम धातु में माँ को हटा दिया, केवल गा लगा दिया और त्वा लिख दिया, है ना। झुक कर, जाकर, इसका मीनिंग होता है। ठीक है, लेकिन भ्रम धातु में देखिए, भ्रम, मैंने इसका एग्जाम्पल अभी ऊपर भी बताया था इसके पहले जब मैं नियम बता रही थी, तो भ्रम धातु में क्या है? प फ ब भ और म एक ही वर्ग के हैं, इसीलिए जहां एक वर्ग के होंगे तो ई की मात्रा भी होगी और म को भी लिखा जाएगा, भ्रमित्वा, है ना, ऐसा शब्द। अगर और कोई भी ऐसी धातुएं मिलती हैं तो आप जरूर वहां विचार कर सकते हैं कि यहाँ पे क्यों आया है ऐसा, है ना।
इसका मतलब है घूमकर। अब ये ची धातु, ची माने चुनना, तो ये वन वर्ड धातु है, लेकिन ये पूरा वर्ड है, पूरा इसमें अक्षर है, कोई इसमें हलंत नहीं है ना। तो इस और वन वर्ड धातुएं जितनी भी होती है उसमें कोई ना कोई मात्रा होती ही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर चित्वा धातु को एज इट इज लिख देंगे और त्वा प्रत्यय लगा देंगे, वहां पे कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा कभी कभी होता भी है किसी नियम के तहत, तो वो कोई बात नहीं है, वो थोड़ा ध्यान रख लेते हैं। दृश्य में दृष्टवा बनता है ना, संधि के नियम के अनुसार अनुसार श जो है उस अगर कहीं आता है तो वो षटकोण में बदल जाता है और टा बन जाता है उसके आगे। अब हम संधि का तो यहाँ वर्णन नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है। ऐसे ही कृष में भी वही है, कृष्टवा है ना, तो यहाँ पे कृष्टवा में टा बन गया है, त की जगह पर टा बना है, क्योंकि षटकोण का और षलजम का यहाँ पे आया हुआ है, इसीलिए इसको ऐसे करके लिखा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें अहम खादामी जलम पिबामी, तो ये एक कर्ता एक है, अहम खादामी और जलम पिबामी। मैंने बताया था शुरू में ही कि यदि दो क्रियाएं हैं और एक ही कर्ता करने वाला है, तब हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो त्वा का प्रयोग कैसे करेंगे, अहम खादित्वा, यानी पहली वाली जो क्रिया है उसमें हम त्वा को जोड़ देंगे। ठीक है, अहम खादित्वा जलम पिबामी। ठीक है, ऐसे ही बालः क्रीडति बालः पठितुमिच्छति, यानी क्या हो जाएगा, बालः क्रीडित्वा और बालः पठितुमिच्छति यहाँ पर हो जाएगा, क्रीड में त्वा जोड़ा क्रीडित्वा बन गया, है ना, क्योंकि डा पे हलंत होता है, यहाँ पर खाद में भी हलंत होता है ना, इस तरीके से। और म और ना नहीं है यहाँ इन धातुओं में, तो स्वाभाविक है इसमें ई की मात्रा लगेगी, क्रीडित्वा ऐसा बन गया। कृषकाः भूमिम कृषन्ति, कर्षन्ति होना चाहिए था, कृषकाः भूमिम कर्षन्ति जलम सिंचन्ति, तो यहाँ पे हो जाएगा कृषकाः भूमिम कृष्ट्वा और जलम सिंचन्ति। ठीक है, चलिए हमें ये अभी इतना ज्यादा नहीं जोर देना है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और भी दिए हैं यहाँ पर। क्री प्लस कृत्वा कृत्वा, लभ प्लस कृत्वा लब्ध्वा, है ना, फिर उसके बाद घ्रा प्लस कृत्वा घ्रात्वा सूंघ कर। थोड़ा शायद मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कम साफ दिख रहा है, तो आप लोग के लिए उतने ही उदाहरण काफी हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नम का भी देख लिया था। स्मृ देख लीजिए, स्मृत्वा स्मृ, रिकार है नीचे, री की मात्रा है तो स्वर है ना, तो स्वर है तो एज इट इज आ जाएगा और त्वा लग जाएगा। तो कुछ धातुओं को तो हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नी धातु में त्वा लगाया तो नीत्वा शब्द बन गया, है ना, फिर प्रच धातु में बनाया तो पृष्ठवा बना। ऐसे कुछ शब्दों को याद रखना पड़ेगा। आगे मैं बढ़ रही हूँ। त्यज प्लस कत्वा त्यक्त्वा, ज का हमेशा क बन जाता है संधि के नियम के अनुसार। स्ना प्लस कत्वा स्नात्वा, आकारांत धातुएं होती हैं उनमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है, जितनी भी आकारांत हैं या कोई स्वर लगा होता है उनमें ज्यादातर परिवर्तन नहीं होता, है ना, एज इट इज उस धातु का लिखा जाता है नाम। तो जैसे यहाँ पर देखिए स्ना धातु है तो त्वा लगाया, शब्द बनाया स्नात्वा, क वहां हट जाता है जब हम त्वा प्रत्यय जोड़ते हैं, तो क्योंकि अंत में त्वा होना चाहिए तो उस का लोप हो जाता है। ठीक है, अच्छा सह प्लस कत्वा सोढ़वा, ये एक नया शब्द है, तो चलिए इसके बारे में अभी ज्यादा जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कभी केवल हम अष्टमी कक्षा के हिसाब से ही देख लेते हैं। इसके बाद हम पा प्लस कत्वा पीत्वा, यहाँ पे परिवर्तन है थोड़ा सा, तो वहां पर भी कुछ नियम आए हैं उनके तहत है ऐसा, जिनका वर्णन हम यहाँ नहीं कर सकते। इसके बाद गई प्लस गई धातु होती है, ची धातु होती है ना, तो अभी आप प्रारंभिक स्तर पर हम सीख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा साधारण तक इस तरीके से सीखने की कोशिश करें। इसके बाद तुमुन प्रत्यय पर आ जाते हैं। ठीक है, तो तुमुन प्रत्यय के भी नियम देख लें। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय अंत में तुम शेष रहता है शब्द में, जैसे पठितुम, चलितुम, खादितुम, हसितुम, ऐसा। उसके बाद प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु के अंतिम वर्ण में ई का प्रयोग होता है, वो आपको सुनाई दिया होगा, अभी मैंने उच्चारण किया पठितुम, ई की मात्रा आ रही है, छोटी की मात्रा है ना। उसके बाद हसितुम, धावितुम, खादितुम, ई की मात्रा का प्रयोग हो रहा है। इसमें भी वही नियम है पहले वाले की तरह, यदि अंतिम वर्ण में कोई स्वर की मात्रा नहीं है तभी हम ई का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम ई का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई स्वर अगर हो गया तो है अंत में। और यदि अंतिम धातु का अंतिम वर्ण म और ना होगा तो अनुस्वार या न में परिवर्तन हो जाता है, वहां पे तो लोप हो जाता था त्वा में, लेकिन तुमुन प्रत्यय में म और ना का क्या बन जाता है, अनुस्वार बन जाता है या फिर ना बन जाता है। ठीक है, और शेष वर्ण में ई का प्रयोग नहीं होता है, ये तो सेम वही नियम है। फिर फोर्थ नियम देखिए, यदि धातु का अंतिम वर्ण म और न समान वर्ग का हो तो म और न का लोप नहीं होता है और ई का प्रयोग भी किया जाता है, तो ये वैसा ही नियम है जैसा कि त्वा प्रत्यय में था। ठीक है, अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग, जैसे वही सेम लिखा हुआ है, सारे शब्द वही हैं।
धाव प्लस तुमुन, धावी तुम, क्योंकि वहां पे हलंत है ना, कोई इसमें स्वर की मात्रा नहीं है, तो यहाँ पर क्या है ये, धावी तुम ऐसा बनेगा। इसका मतलब होता है दौड़ने के लिए। तुमुन प्रत्यय का जो अर्थ होता है वो के लिए अर्थ में लिया जाता है, ठीक है। और चतुर्थी विभक्ति के लिए भी जैसे हमने लिखा पठनाय, तो पठितुम भी वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। भोजनाय, तो इसमें भोजनार्थम भी कर सकते हैं, वहां इस तरीके से हम कई जगह प्रयोग करते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे केवल हम बात देख लेते हैं। चल, चल प्लस तुमुन, चली तुम। अगर मैं चली तुम शब्द दूं तो आप अलग करेंगे चल प्लस तुमुन, चलने के लिए। अगर मैं हंसी तुम शब्द दूं तो हंस प्लस तुमुन। आपको धातु का नाम एग्जैक्ट पता है, प्रॉपर पता है, तो आप आसानी से उससे धातु के नाम को भी लिख सकते हो। और प्रत्यय का नाम तुमुन होता है, भले ही अंत में तुम दिख रहा है लेकिन प्रत्यय का नाम तो तुमुन है ना। हिंदी की तरह यहाँ पर नहीं होगा, जैसे कि आपने सोचा हिंदी में अंत में जो लिखा होता है वही प्रत्यय हो जाता है ना, लेकिन संस्कृत में थोड़ा सा अलग तो होता ही है, ठीक है। तो हंसने के लिए। अब यहाँ पे देखिए क्री प्लस तुमुन, इसका थोड़ा सा ध्यान दे लो। ये यहाँ पे जो इस तरीके की जो शब्द होते हैं, क्री, हरी, है ना, त्रि, तो वहां पर जो ये जो मात्रा है नीचे वो ऊपर चली जाती है, ठीक है। कर तुम ऐसा बन जाता है, क्री का कर तुम ऐसा शब्द बनता है, ठीक है। इसके बाद नम तुमुन, तो नन तुम बताया था ना, अगर म और ना अगर पाया जाता है यहाँ पर और एक ही वर्ग के नहीं है तो उस म और ना के जगह पर अनुस्वार आ जाएगा या ना आ जाएगा। तो एक शब्द में नन तुम ऐसा भी लिखा है, एक शब्द में गम है तो गन तुम ऐसा लिखा है, इसमें ना अनुस्वार की जगह ना लिख दिया है, कोई अंतर नहीं है। ऊपर भी आप यहाँ पर भी इसमें भी आधे ना का प्रयोग करके अनुस्वार को हटा सकते थे और वहां पर ये लिख सकते थे। यहाँ पर तुम पे हलंत होना चाहिए था, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर नम तुम, नन तुम, ठीक है। गम प्लस तुमुन, गन तुम, क्यों आया वो आपको नियम के अकॉर्डिंग पता चल गया होगा। भ्रम में तुमुन में भ्रमी तुम क्यों लगा, क्योंकि एक ही वर्ग के हैं ये, है ना, माँ तो है लेकिन एक ही वर्ग के हैं दोनों अक्षर, इसलिए म यहाँ पर भी है, म यहाँ पर भी है, लेकिन ये एक वर्ग के नहीं है। देखो यहाँ पे त वर्ग में आता है न और प वर्ग में आता है म, तो दोनों वर्ग अलग अलग हो गए। गम में क वर्ग में ग आता है और म जो है वो हमारा प वर्ग में आता है, तो दोनों वर्ग अलग होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, माँ की ई की मात्रा नहीं लगाई और इसमें माँ भी नहीं लिखा हमने, ठीक है। इसके बाद पा धातु वन वर्ड धातु है, आ की मात्रा है, तो इसको हम पातुम कर देंगे सीधे सीधे, है ना, कोई चेंजेस नहीं करेंगे। दृश्य में द्रष्टुम बनेगा, दृश्य धातु में रिकार होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो ट आ जाता है और द्र, र का पदेन की मात्रा लग जाती है, द्रष्टुम, है ना यहाँ पर। ऐसे ही कृष में है कर्ष्टुम, कष्टुम आ जाता है, थोड़ा सा परिवर्तन आता है। कृष ई की रिकार में ऊपर मात्रा आती है कई जगह, कई सारे नियम है, इतने नियमों का यहाँ पे वर्णन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आप लोग भ्रमित हो जाएंगे, इसलिए ज्यादा नहीं किया। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी ये नियम है कि एक ही करता है अहम, और खादामी और पिवामी दो क्रियाएं हैं, ठीक है। तो दो क्रियाएं एक कर्ता के द्वारा हो रही है, तो कैसे हम प्रयोग करेंगे वाक्य में, अहम खादितुम, पहली क्रिया में हमको तुम प्रत्यय जोड़ना है, अहम खादितुम और जलम पिबामी, ऐसा हमने वाक्य बना दिया। अब हम यहाँ पे देखिए, बालह क्रीडति गृहात गच्छति, बालह क्रीडति बालह गृहात गच्छति, एक ही करता है बालह और यहाँ पर भी बालह, तो बालह ये वाला जो प्रत्यय है, ये वाली जो क्या नाम है क्रिया है पहली वाली, उसमें हम जोड़ देंगे तुम प्रत्यय, ठीक है। तो बालह क्रीडितुम और गृहात गच्छति सेम आ गया, वहां से जो दूसरी जगह कर्ता का प्रयोग किया गया वो हटा देंगे, वहां नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको यहाँ पे सीखना होगा। इसके बाद ल्यप प्रत्यय पर हम आते हैं। ल्यप प्रत्यय का नाम देख लीजिए, आधा ल, य और प पे हलंत आता है, ठीक है। ल्यप प्रत्यय, इसका उच्चारण है ल्यप, उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके भी नियम देख लीजिए थोड़े से। ल्यप प्रत्यय में धातु के पूर्व उपसर्ग का प्रयोग होता है। सबसे पहला नियम क्या है, धातु के पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग होता है, और उपसर्ग हमेशा पहले ही लगाया जाता है किसी भी शब्द में, जैसे प्रत्यय जो है अंत में लगाया जाता है शब्द के, ऐसे ही जो उपसर्ग है वो हमेशा शब्द के पहले लगाया जाता है, तो इसमें धातु के पहले उपसर्ग लगाया जाएगा, ठीक है। और दूसरी इसकी पहचान क्या है, ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते समय ल्यप का य शेष रहता है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, पठनीय, है ना, सॉरी पठनीय नहीं, पठनीय तो किसी और प्रत्यय का है, अनियर प्रत्यय का है। यहाँ पर आ जाएगा विहस्य, आदाय, आनीय, है ना, उपगम्य, ऐसा जिसमें उपसर्ग लगा होगा, ठीक है।
समझ में आना चाहिए। अब जैसे मैं जिसमें अभी मैंने मेरे मुंह से एक प्रत्यय निकला था, अनियर प्रत्यय, तो अनियर में भी पहचान यही होती है कि यह शेष रहता है ना, र पे हलंत लगता है उसमें, प्रत्यय के नाम में अनियर, है ना। वो प्रत्यय यहाँ पे डिस्कस करने की चीज नहीं है, क्योंकि वो प्रत्यय अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो अष्टमी कक्षा तक तो 3 प्रत्ययों का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन वो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह आता है उसमें भी अंत में, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। क्योंकि अनियर प्रत्यय में जो धातु है उसके पहले उपसर्ग नहीं लगाया जाता, लेकिन ल्यप प्रत्यय में धातु के पहले उपसर्ग लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखना, जब आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा। जैसे प्र उपसर्ग है, हस धातु है, ल्यप प्रत्यय है, तो प्रहस्य शब्द बना। विहस्य कैसे बना? वि उपसर्ग हस धातु और ल्यप प्रत्यय, है ना। वि उपसर्ग हस धातु और ल्यप प्रत्यय, देखो यहाँ आ गया। आनीय, जैसे मैंने अभी बताया था, आ उपसर्ग नी धातु और यह है तो ल्यप प्रत्यय, तो प्रत्यय का नाम सब जगह सेम आ रहा है ना। केवल धातु का नाम और उपसर्ग का नाम परिवर्तन होगा, और प्रत्यय के नाम तो एक ही है इसमें, एक ही जगह वही चीजें यूज होगी। तो यहाँ पे देखें, अब आगे समाप्य लिखा है, तो सम प्लस आप धातु और ल्यप प्रत्यय। परित्यज्य में परि प्लस त्यज धातु और ल्यप प्रत्यय। और आदाय, इसमें आ उपसर्ग हो गया, दा धातु हो गई और ल्यप प्रत्यय। इसमें आपको कोई ई की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है, मा और ना का लोप नहीं करना है, केवल क्या करना है, यहाँ पर जो आपका धातु का नाम है, बिल्कुल सही वास्तविक जो धातु का नाम है, गम, दा, त्यज, इक्ष, श्रम, आप, ज्ञा, जो भी धातु के नाम है उसमें उपसर्ग लग जाएंगे, है ना। और एज इट इज उसको लिखा जाएगा। अगर हलंत है तो वहां आधा हो जाएगा, जैसे हलंत लगा हुआ स आधा है, तो जब लिखा हमने तो स को आधा लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे स हलंत है तो हमने स को यहाँ आधा लिख दिया और यह लिख दिया, है ना। कुछ हमने परिवर्तन नहीं किया वहां पर, केवल उपसर्ग जोड़ दिया है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, देखने में जरूर थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगेगा, बट है बहुत आसान, क्योंकि धातु का नाम हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कई सारी धातुओं का प्रयोग हम कर करके उसको बना सकते हैं। जैसे आगे हम देख लेते हैं, दा धातु में आधाय, आ प्लस दा और प्लस लप ल्यप। अनुगम्य में देखिए, अनु उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे गम आधा मा दिख रहा है तो आपको समझ में आ रहा है, यह से आपको ल्यप प्रत्यय समझ में आ रहा है, अनु क्या है, उपसर्ग है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि विहस धातु बता दो, विहस धातु, आनी धातु, समाप धातु, ऐसा कोई धातु नहीं, ऐसी कोई धातु होती ही नहीं है। ठीक है, उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर निरीक्ष, तो यहाँ पे निरीक्ष्य शब्द बना, निरीक्ष्य, है ना, निर प्लस ई, तो इसमें निरीक्ष्य शब्द बन गया। इसके बाद देखेंगे तो वि प्लस श्रम, विश्रम्य, है ना। प्र प्लस आप, प्राप्य। विज्ञाय में ज्ञा धातु है, वि उपसर्ग है और ल्यप प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखिए उत्थाय शब्द है, तो उत उसमें उपसर्ग लग गया, स्था धातु हो गई और ल्यप प्रत्यय हो गया। उपकृत्य, उसमें उप उपसर्ग हो गया, और क्री इसमें क्या हो गया, क्या नाम है, धातु का नाम होगा, हो गया और ल्यप प्रत्यय हो गया। अब आप इसमें कहेंगे कि त क्यों आया, तो यहाँ पे भी कुछ नियम ही है। ठीक है, इनका हमें यहाँ पे नहीं समझना है, थोड़ा अभी हम थोड़े चीजों को पहले प्रारंभिक स्तर से सीखना शुरू करते हैं, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि क्या चीज है। तो चलिए, ये हमारा टॉपिक यहाँ खत्म होता है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा समझने की कोशिश करें, फिर भी कोई यदि डाउट हो मन में, कोई भी शंका हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।